नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। चुनाव आयोग और टीएमसी की बैठक में आज भारी विवाद हो गया। चुनाव आयोग और टीएमसी दोनों ओर से बदसलूकी का आरोप लगाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच जो संवाद हुआ है वो बहुत गंभीर है। हर चुनाव में बीजेपी विरोधी पार्टियों से चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल होते रहे। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर और चुनाव आयोग ही बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग और टीएमसी ने आज जो आरोप एक दूसरे पर लगाए हैं, क्या वो लोकतंत्र के लिए घातक है? पश्चिम बंगाल में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो क्या फिर चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फूटेगा? क्या बंगाल में जिनके नाम काटे गए हैं वे सारे के सारे घुसपैठिए हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। আমি মনে দুঃখ নিয়ে করছি কারণ এত नाम বাদ দিয়েছে মানুষের। का वोटर में मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं है, नहीं किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं है। George, you are a criminal. If you can prove दिमाग खराब हो गया, दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। उसको पता नहीं कि बंगाल की माताएं बहनें उसके साथ बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। एसआईआर में क्यों दिक्कत हो रही है? एसआईआर तो नेचुरली और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, सबको उसको स्वीकार करनी चाहिए। हम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिज्ञान प्रकाश सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राम बाबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। और थोड़ी देर में हमारे मेहमानों का पैनल बड़ा होगा। ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। दानिश अजीज थोड़ी देर में जुड़ेंगे एआईएमआईएम से। सोफिया खान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगी। और रोहन मित्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत रोहन गुप्ता जी आप ही से करना चाह रहा हूं। आज जो कुछ भी चुनाव आयोग और टीएमसी के डेलीगेशन के बीच में हुआ, मतलब मामला यहां तक पहुंच गया कि चोर और अपराधी तक आ गया मामला। ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से आज एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई है, ट्रांसपेरेंटली ये प्रक्रिया हुई है, पूरे देश के सामने हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। हाँ। और संवैधानिक तरीके से हुई। पहले जो प्रक्रिया हुई उसके बाद मौका दिया गया, उसके बाद फाइनल हुआ। इस प्रक्रिया से आपत्ति क्यों है? ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में वापस गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम वेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने इनको मौका दे दिया है। तो हर चीज में लोकतंत्र की या संविधान की दुहाई देकर राजनीति कब तक करेंगे? ये संवैधानिक तौर पे ही हो रहा है। एसआईआर कोई संविधान के बाहर तो हो नहीं रहा है। और आप दोनों तरीके से फेल हो चुके, संवैधानिक तरीके से भी फेल हो गए और जनता की अदालत में भी बिहार में फेल हो गए। फिर भी आपको सुधरने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपके सर पे चढ़ के बोल रही है। जब सबूत देने की बात आती है, जब एसआईआर का पूरा एवरीडे बुलेटिन होता था, हर पार्टी को मौका होता था कि आपके पास कोई सबूत हो तो उसके खिलाफ लेके आइए। एक भी पार्टी ने कोई सबूत नहीं दिया। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब तो उनकी वोट बैंक की राजनीति डूब जाएगी, तो फिर वापस है हल्ला बुलाने का, पॉलिटिकल जो उसका पूरा एंगल दे दिया। तो मुझे बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया में एक मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि टीएमसी ये बता दे कि कौन सी प्रक्रिया असंवैधानिक तरीके से हुई। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जो जितने नाम कटे हैं वो लोग हैं कौन। बयान मैं आपको एक बार सुनाना चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्री का। हम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। रोने दो ममता बनर्जी को, छातियां पीटने दो राहुल बाबा को। इस देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी। तो रोहन जी, ये जितने लोगों के नाम कटे हैं सारे के सारे घुसपैठिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें घुसपैठिए भी हैं,
मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब प्रक्रिया एक साफ होती है, बयान तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, बिल्कुल बयान साफ और स्पष्ट है कि हम घुसपैठियों के नाम काट रहे हैं। तो जितने लोगों के नाम कटे हैं कुल मिलाकर 90 लाख, पश्चिम बंगाल में 90 लाख घुसपैठी हैं। उन्होंने ये कहा कि हम सारे घुसपैठियों के नाम काट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 90 लाख में सारे के सारे घुसपैठिए शामिल हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 लाख घुसपैठिए, दोनों चीजों में आप समझिए बात को। सारे के सारे घुसपैठियों के नाम 90 लाख में आ चुके हैं। आप उसको ट्विस्ट मत करिए कि 90 लाख घुसपैठियों, किसी ने नहीं कहा। जिस भी प्रक्रिया से एसआईआर की एक प्रक्रिया थी, सबको मौका दिया गया, उनको सुनवाई का भी मौका दिया गया, ट्रिब्यूनल बैठी, उसके सामने भी अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हो। अब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं, देखिए चूंकि बहुत ही गंभीर बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि 90 लाख में घुसपैठिए भी हैं, तो अगर घुसपैठिए हैं तो फिर उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है, इनको तो बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कितने घुसपैठिए आपने अब तक बाहर किए हैं? कितने किए? आंकड़ा मेरे पास नहीं हो सकता है, आप समझ रहे हैं बात की। अभी की जब बात कर रहे हैं इसमें कितने घुसपैठे वो मैं नहीं बता सकता हूं, बट जिस आंकड़े आपके पास होने चाहिए, ये प्रक्रिया रोहन जी, आंकड़े आपके पास होने चाहिए। आपने कितने घुसपैठियों को पकड़ा और कितने को आपने बांग्लादेश वापस भेजा? बिल्कुल। अगर घुसपैठिए को आप पिछले चुनाव दर चुनाव लगातार मुद्दा बनाते जा रहे हैं, तो आंकड़े भी जनता के सामने आपको रखने पड़ेंगे। हवाई बात नहीं होगी। मैंने सुनिए मैंने ये सोचा कि आप इसमें आंकड़ा पूछ रहे हैं, मैं आपको आंकड़े बिल्कुल दूंगा कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पे से पुशबैक हुआ है। घुसपैठियों ने लाइन लगा के छोड़ के गए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज 370 किलोमीटर की बॉर्डर आज भी खुली है, वहां से घुसपैठिए समझ गए कि अब एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हमारे नाम कटे, अभी इस देश में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब राज्य सरकार की तो यानी कि इन्हीं घुसपैठियों के वोट से टीएमसी जीतती आ रही है, सरकार बनाती आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी जो सीटें 77 बढ़ी हैं, उसमें क्या गारंटी है किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया? बिल्कुल, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए तो जो 90 लाख नहीं, सुन लीजिए प्रत्युष जी, सुन लीजिए आप आज मैं आंसर दे रहा हूं, आप सीधा रिएक्शन मत करिए, मैं आंसर दूंगा आपको। 90 लाख जो वोट कटे हैं, ये पूरी प्रक्रिया से हुई है, ठीक है। आज वही लोग, ये लोग क्यों रो रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो अवैध तौर पे वोटर नहीं थे, उनका नाम था। ये मुद्दा आज से तो बीजेपी नहीं उठा रही है, आज दिल्ली में भी उठाया, पश्चिम बंगाल बिहार में भी उठाया, और जो सही है वो होना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसके पास भी सबूत है कि वो देश का नागरिक है, उसके पास ये 3 महीने से 4 महीने से प्रक्रिया हो रही है, तो क्यों सबूत नहीं दे पाए? और जो कटे हैं वापस संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, 1 मिनट सुन लीजिए बात को, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार जाके रिप्रेजेंट किया है। अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर हम संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं कि उस ऑर्डर को भी अगर हमको नहीं मानना है, फिर तो क्या मीडिया ट्रायल होगा क्या? उसमें भी वो लोग हार चुके हैं। तो मुद्दा साफ है, संविधानिक तौर पे प्रक्रिया हुई है, सबूत है, सबूत पेश करिए। आप बन सकते हैं, नहीं है तो फिर आप चिल्लाना बंद करिए। आंकड़े शायद आपके पास नहीं होंगे, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूं सर। ये सरकारी आंकड़ा है। 2009 में 10,602 बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234, 2014 आपकी सरकार आ रही है 989, 2015 474, 2016 308, 2017 51, 2018 445, 2019 299। अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो यूपीए गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया बांग्लादेशी घुसपैठियों को। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब। जी। आपने कहा, मैं आपका इसका जवाब दे दूं। देखिए, आपने आंकड़े दिखाए, ये उस सरकार के आंकड़े थे कि जहां पे घुसपैठियों को पनपने दिया जाता था। ये उस सरकार के आंकड़े हैं कि जहां पे एमएलए आधार कार्ड बनने के लिए सबूत देते थे, और 2014 के बाद में घुसपैठियों को पनपने नहीं दिया गया है। पुशबैक की पॉलिसी है। तो जब पनपने नहीं दिया गया है और कोई घुसपैठिया है नहीं, तो फिर मुद्दा काहे बना रहे हैं हर चुनाव में? मैं विज्ञान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरे प्रत्युष जी, क्यों मुद्दा नहीं है? आप अपने हिसाब से नैरेटिव मत करिए यहाँ पे। नहीं, मैं नैरेटिव नहीं, मैं जो सवाल है वो सवाल उठा रहा हूँ। प्रत्युष जी, बात को खत्म करने से पहले या तो जवाब पूरा सुन लीजिए, या तो आप कन्विंस करिए। आपने कहा, मैंने उसका जवाब दिया। आपने कहा घुसपैठिए, आपने सवाल पूछा, अमित शाह जी के स्टेटमेंट को आपने मिसकोट किया कि उन्होंने कहा सारे 90 लाख घुसपैठिए, उसका मैंने आपको जवाब दिया। दूसरा मैंने आपको जवाब दिया कि इसमें से जो भी घुसपैठिए होंगे उनको देश के बाहर किया जाएगा। तीसरा मैंने जवाब दिया कि 360 किलोमीटर की बॉर्डर को फ्रीज किया जाएगा। चौथा मैंने जवाब दिया कि इस सरकार में पुशबैक की पॉलिसी है कि घुसपैठिए जहां भी बनते हैं उनको वहीं पे देश से खदेड़ दिया जाए। आंकड़ों की हम राह नहीं देखते हैं। ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोफिया खान जी। सोफिया खान जी, चुनाव आयोग पर इतना विश्वास कि आपने चोर कह डाला, आपने अपराधी कह डाला, मतलब चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं, तो फिर नतीजे भी आपको पहले से पता होंगे।
आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें पीयूष प्लीज। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से 4 महीने से जो पीड़ा पश्चिम बंगाल की जनता, छोड़ दीजिए कौन टीएमसी वोटर है, कौन भाजपा के वोटर्स हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जब जनता की बात आती है, जो 91 लाख जो वोट कटे हैं, ये वोटर्स में कुछ मृत हो सकते हैं, कुछ के हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हों, लेकिन 27 लाख वोटर्स जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, जिनके पास प्रमाण भी है। अब आप सोचिए कि एक एक घर में पिताजी का नाम आ जाता है, माताजी का नाम आ जाता है, उनके बच्चों का नाम कट जाता है, 2 भाई बहन का नाम है, 2 भाई बहन के नाम कट गए, कुछ रिश्तेदारों के नाम है, कुछ के कट गए। तो ऐसे में समझ में आता है कि इनको अपने मौलिक अधिकार, अपने वोटिंग राइट से वंचित किया गया है। और ये कोई रोहिंग्या या कोई मैं बांग्लादेशी की बात नहीं कर रही हूँ, पश्चिम बंगाल के नागरिकों का नाम काटा गया है चुन चुन के। और इसकी मंशा साफ है कि ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर भाजपा ने जो एक षड्यंत्र 4 महीने पहले रची थी, और क्यों रची थी वो सुन लीजिए। इसलिए रची थी क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने 2021 में और उसके बाद 2024 में इनको नकार दिया था। तब इन्होंने वो रिजल्ट नहीं, वो नतीजे सबको पता है, वो नतीजे सबको पता है। सोफिया जी सुनिए ना, सोफिया जी सुनिए ना, नतीजे सबको पता है। अगर आप कह रहे हैं सबके नाम काट दिए गए, तो इसमें 32,68,000 नाम जोड़े भी गए। इसको क्यों आप नहीं बोल रही हैं? इतने नाम जुड़े भी हैं, यह न्यायिक प्रक्रिया के तहत नाम जुड़े हैं, इनके बारे में क्यों नहीं कह रहे कि ये नाम भी जुड़े हैं? केवल नाम कटे हैं, नाम कटे हैं, नाम कटे। एक बयान मैं आपको मुर्शिदाबाद का सुनाना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए आप एक बार। बयान चलाइएगा जरा। মুর্শিদাবাদ অমিত শাহকে ক্ষমতা থাকলে এইখানে দাঁড়িয়ে মিটিং করে এই যাদের নাম কেটেছে তাদের সাথে দেখা করে কথা বলুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ফোন করে করে নির্দেশ দেন সবাইকে, মুসলিম দেখলেই মালদায় ভোট কাটো, মুর্শিদাবাদে ভোট কাটো। এমনকি আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতেও 1.5খানা ওয়ার্ড আছে। ভাবছে কি এইভাবে জিতবে? सोफिया जी, आपको कैसे पता कि आपके वोटर्स कट रहे हैं? सुनिए, ये जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पश्चिम मैं हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल सीधा सा, आपको कैसे पता कि आपके वोटर कट रहे हैं? सवाल सुनेंगे नहीं? मैं बता रही हूँ। आपको कैसे पता कि वो आपके वोटर थे जिनके नाम कटे? टारगेटेड एरियाज को टारगेट किया गया है। इनको पता है कि कहां से उनको सबसे ज्यादा मैम, इतना तो आपको भी पता होगा, इतना तो आपको भी पता होगा कि मतदान प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है। टारगेट किया है। नहीं, मतदान की प्रक्रिया बहुत गोपनीय होती है। नहीं, आपको पता था कि कौन वोट करने जा रहा है, आप ही को वोट डालकर आ रहा है? जज्बे बात कर रही हैं आप। मैं बता रही हूँ ना, सबसे ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया गया है, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करती हैं। आज मालदा और जितने भी नॉर्थ परगनास में महिलाओं के सबसे ज्यादा नाम काटे गए। और ये किस हिंदुओं की बात करते हैं? आज मथुआ समाज के जितने भी हिंदू हैं या राजवंशी हैं या दलित हैं, उनके भी नाम चुन चुन कर काटे गए हैं। और वो कांग्रेस के अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम जुड़ गया है। फरक्का से उम्मीदवार है उनका, वो भी मुस्लिम है, उनका नाम कैसे जुड़ गया अगर सारे मुसलमानों को काट दिया तो? जवाब दीजिए, बोलिए ना। डायन भी जो है ना 5 घर छोड़, ये देखिए आ गई। डायन जो है ना अब हाँ, तो छोड़ेगी। अब जवाब नहीं मिला तो रोहन जी, रोहन जी यही बात मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा सोफिया जी, चित भी मेरी पट भी मेरी। प्रत्युष जी, क्वेश्चन मेरे से है। जी रोहन जी। हाँ प्रत्युष जी, मैंने आपकी शो पे, बहुत सारे शो पे जो पहले आए थे, तो मैंने यही बात बोला था। आप लोग मेरे को पूछ रहे थे कि कांग्रेस का लिस्ट कब निकलेगा। ये सबसे पहला मुद्दा था कि कांग्रेस का लिस्ट आप देखिएगा, फरक्का और रोतुआ में, रोतुआ के जो हमारे कैंडिडेट थे वो एक्स एमएलए थे 2016 से 2021। एजुकेटेड के बाद उनका नाम काट दिया था। उनके पास रिसोर्सेज थे, पार्टी के रिसोर्सेज थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और ये जो एजुकेट में डिलीट हो गए वो वापस आ गए हैं और वो कैंडिडेट अभी हो गए। देखिए प्रत्युष जी, मैं हमारे बीजेपी की प्रवक्ता और टीएमसी की प्रवक्ता दोनों की बात सुन रहा था। एसआईआर का प्रोसेस नया नहीं है, ये पहले से हो चुका है और पहले भी हुआ है, कांग्रेस के जमाने में हुआ है। हाँ, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा कभी होता नहीं था। हम लोग क्या देखे थे, जो रोहन गुप्ता जी ने बोला कि हम लोग जब बिहार में जब ये मुद्दा आया एसआईआर का, तो तब से बीजेपी का जो बंगाल के नेता थे वो लोग बोलने लगे कि 2 करोड़ के ऊपर हम लोग
इधर पे वोटर लिस्ट से नाम कटवाएंगे। ये उनका नैरेटिव था, ये आप लोग का चैनल्स में भी आप लोग प्ले किए हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा तब से बन गया ना कि अगर कोई पार्टी जिसका इलेक्शन आज सरकार देश में है और जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पे जो चला रहा है उनको लाने का चैलेंज है, तो वो अगर बोलेगा कि 2 करोड़ हटा देंगे तो ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव हो गया। दोनों रोहन इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर हैं, एक रोहन मित्रा और एक रोहन गुप्ता जी है। लेकिन मैं रोहन मित्रा जी आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपको सब चीज पर भरोसा नहीं है तो फिर लोग जानते हैं क्या लिखते हैं? ये कहते हैं कि साहब आपको अगर पता है कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हैं? और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकी पार्टियों को कैसे पता कि मेरे ही वोटर काटे जा रहे हैं? ये तो सबसे हास्यास्पद सवाल कि साहब हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, कहां काट रहे हैं, कैसे पता? उत्तर देंगे मैं तृणमूल का बात तो कहने नहीं आ रहा हूं, मैं अपना बात। हाँ, बोलिए। आप जो सवाल पूछे है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा वोटर है। अरे आप लोग तो बंगाल में बोल दिए कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं है। आप ही तो बोलते हो कि कांग्रेस का, मैंने एक बार भी बोला कि मेरे वोटर है? मैंने एक दिन भी नहीं बोला। मैंने आपको 58 लाख जो पहले दिन उन्होंने जो SIR एम्यूनिशन के बाद काटा, मैं उनको लेके तो आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 58 में डेड और शिफ्टिंग वोटर थे, उनका नाम इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में डाला था, तो वो लेके हम लोग में 25,000 लोग वापस भी आए हैं। उधर पे भी गलतियां था, गलतियां माफ कर सकते हैं। आप जो सवाल कर रहे हो, इसीलिए तो मैंने सवाल किया। वो कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों के चुन चुन करके नाम काटे जा रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता का नाम उसमें जुड़ गया है, आप ही के पार्टी के नेता का नाम उसमें जुड़ गया है। अभी आ रहे मुद्दे पे एजुकेटेड में जब आए कि मालदा मुर्शिदाबाद। रोहन गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, देखिए, आपने जो प्रत्युषी सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि इनकी जो है कि भाई चिट भी मेरी और पिट भी मेरी, वो नहीं हो सकता ना। जो कटे हैं वो हमारे हैं, वो जुड़े हैं किसी और के हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? एकदम नहीं। आप नहीं, मैंने एक बार कोई बात नहीं बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। एक बार न्यायिक प्रक्रिया है। आपको लगता है जैसे उन्होंने कहा काफी नाम हमने अप्लाई किया और जुड़े, तो जुड़े ना, अगर था एविडेंस था तो जुड़े। आप कब तक इस मुद्दे पे राजनीति करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में बंद कर दिया था लास्ट 15 दिन प्रत्युषी, अगर आपको ध्यान हो। जिस दिन परिणाम आया वापस वोट चोरी बाहर के आ गया। मतलब ये मुद्दा ये लोग इसीलिए उठा रहे कि जिस दिन चुनाव परिणाम के दिन चुनाव हारेंगे तब मीडिया के सामने और अपने वर्करों के सामने मुंह दिखाने के लिए उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए मुद्दे को ये चमका रहे। बाकी इसमें जीतेंगे तो जनता का आशीर्वाद, अगर हार गए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार। सीधी जीतेंगे तो सत्यमेव जयते, नहीं तो संविधान की हत्या। जीते तो सत्यमेव जयते, नहीं तो संविधान की हत्या। रोहित मित्रा जी, चूंकि बाकी मेहमान भी मुझे सबका रुख करना, मैं अभिज्ञान प्रकाश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिज्ञान प्रकाश सर, चूंकि मुद्दा काफी गंभीर हो गया SIR में जो नाम कटे हैं, क्या जितने नाम कटे वही तय करेंगे इस बार जीत और हार? बड़ा अच्छा सवाल है प्रत्युष, क्योंकि अब वाकई मुझे भी चिंता होने लगी है कि देखिए, आम आदमी के नजरिए से इसको देखना बहुत जरूरी है। SIR की प्रक्रिया सबने बताया पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब माहौल ये पैदा हो रहा है कि क्या इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते? अब ये एक डेमोक्रेसी के लिए, एक जमहूरियत के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर सवाल है। और मेरा तो सिर्फ ये मानना है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में भी इसके मसले हैं, कि ये एक बार को सेटल हो, क्योंकि नहीं तो जैसे EVM की बहस हुई एक जमाने में, तभी मैं सवाल पूछा था अगर हार गए तो EVM जिम्मेदार है, जीत गए तो कोई बोलता नहीं था। ऐसे बहुत चुनाव में उदाहरण दे सकता हूँ। अभी आपने बड़ी शानदार लाइन इस्तेमाल की कि अगर जीत गए तो जनता का आशीर्वाद, हार गए तो SIR में जो वोट चुनाव आयोग जिम्मेदार, हार गए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार से, तो एग्जैक्टली चुनाव आयोग जिम्मेदार। तो मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूं, मैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है कि वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो। चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, ये तो मैं यूट्यूब पे अपने 2014 के एग्जिट पोल को देख रहा था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये मुद्दे उठते थे, याद है? तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका एक बार में सेटल होना, ये बहुत बड़े चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, बहुत जरूरी है। मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि अगर ये संवैधानिक प्रक्रिया है तो फिर ये लोगों के मन में, जो कि आम इंसान है इस देश का, आम नागरिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर शंका नहीं पैदा हो।
यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सारी बहसों में। मैंने बिहार में भी देखा है, 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर दूं कि आपने सही कहा कि आखिर में SIR की बात नहीं हो रही थी, पूरा एक कैंपेन बिल्डअप हुआ, फिर वापस उसको लाया गया। तो विपक्ष को पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है, बिल्कुल सवाल उठाने का पूरा अधिकार है सर। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, वरना आपके पास रास्ता है बाइकआउट करने का। जैसे नोटा का ऑप्शन है ना भाई, जनता के पास नोटा का ऑप्शन है। मैं सोफिया जी, अब मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं TMC से। ममता दीदी मान लीजिए रिपीट हो गई, ठीक है, इतने साल से वो जीतती आ रही हैं, तो ये क्या इनका क्या स्टैंड होगा SIR पे? सोफिया जी देखिए, जीतना तो 100% है, क्योंकि जितने भी वोटर्स, देखिए यहाँ पर जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुमत के साथ जीतती आ रही हैं, सिर्फ 2021 में नहीं 2024 में भी आप जितने फोर्सेस लगा लिए। प्रत्युष जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। यहाँ पर जब आपने कहा ना कि कई नेम जुड़े भी हैं, तो वो किस आधार पर जुड़े हैं वो सुन लीजिएगा। चुनाव आयोग के पास 30,000 ये जो नहीं, आपने अभिज्ञान सर का सवाल सुना नहीं पूरा। उन्होंने बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अगर जीत जाएंगी तो जितने अभी आरोप अभी आप लगा रही हैं, उन आरोपों को वापस लेंगी आप? भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथों में फॉर्म 6, बकायदा मैं वीडियो की बात कर रही हूँ, मेरे पास प्रमाण है। सवाल का जवाब नहीं मिला, सवाल का जवाब नहीं मिला सोफिया जी। सोफिया जी नहीं, मतलब चुनाव आयोग ने मतलब TMC को हराने के लिए सारे उपाय कर रखे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं। एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, CRPF को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जिसको लेकर काफी विवाद गहरा गया। जरा बयान चलाइएगा। क्या मैं শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে CRPF নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না, এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা, তারপরে বুঝবে খেলার নাম বাপাজি। सोफिया जी, मतलब चुनाव आयोग पर आपको यकीन नहीं, NIA पर यकीन नहीं, CBI पर यकीन नहीं, ED पर यकीन नहीं, मतलब CRPF केंद्रीय बलों को तो छोड़ दीजिए। आप डरा क्यों रही हैं लोगों को? जी बिल्कुल, ये डरा क्यों रही हैं आप? किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है, ये एकदम खुला सत्य है। आपको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? छुपी छुपाई कोई बात नहीं है, हम खुलकर कहते हैं, क्योंकि सारी एजेंसियां, वो ED हो, वो CBI हो, वो NIA हो, यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें कुछ हद तक विश्वास हमारा हिल रहा है। क्योंकि देखिए, इनके जब निष्काम दुबे, क्या बोल रही हैं आप? इनके जब सांसद क्या बोल रही है सोफिया जी? मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं है? क्या बोल रही हैं आप? कहते हैं ना, निष्कांत दुबे ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेगा तो सांसद बंद कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना है तो डिबेट नहीं हो सकती है। नहीं, आप किस तरह की बात कर रही हैं? आपको देश की सर्वोच्च अदालत पर भी यकीन नहीं है? किस तरह की बात कर रही हैं आप सोफिया जी? डिबेट ही नहीं कर सकते। आपको फिर किस पर यकीन रहेगा? मानसिकता है, फिर किस पर यकीन रहेगा आपको? पश्चिम बंगाल की जनता पर यकीन है, एकमात्र ममता बनर्जी के प्लेयर है जनता, पश्चिम बंगाल के लोग, वोटर, जो बचे कुछ वोटर्स हैं, उन पर विश्वास है। कैसे बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? देखिए, जितने भी विपक्ष है ना, जितने भी विपक्ष हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, आपके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने इस अरे भैया सुनिए प्रत्युष जी, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सोफिया जी सुन लीजिए, हर चीज में नेगेटिव। देखिए, जब हमारे पास प्रमाण आते हैं ना, जब विपक्ष के पास जब प्रमाण आते हैं, उस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रमाण दिखाइए। आप लोग चोरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रमाण दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रमाण दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ प्रत्युष जी, निष्कांत दुबे जी, जब वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रमाण दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेने का हक नहीं है, तब आपके मुंह पे ताला लग जाता है। जब आपके हिमांता विश्वास नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताइए क्या प्रमाण है आपके पास? सोफिया जी, नहीं, आप केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाती हैं, लेकिन आपको कम से कम सर्वोच्च अदालत के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए। सर्वोच्च अदालत की देखरेख में SIR की प्रक्रिया पूरी हुई है, और आपने भी अदालत में जाकर के माना है कि हाँ, हम इससे संतुष्ट हैं, और अभी आप सवाल उठा रही हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ना, सोफिया जी एक सेकंड, सोफिया जी एक सेकंड सुन लीजिएगा। सोफिया जी
वंचित सोफिया किया जी, गया अभी है। आपने कहा ना कि जो बाकी कुछ जनता है हमको उन पर भरोसा है। सुनिए तो सही, एक सेकंड। कोर्ट का सीन जो है ना बहुत बाद में सोफिया आया है, खान, बहुत सोफिया बाद खान में आया जी, है। सुन तो लीजिए, सुन तो पूरी लीजिए। चीजें हो चुकी थी, 2021 में सब ममता कुछ बनर्जी का बयान, टीएमसी ममता नेताओं का बयान बनर्जी कि यूपी और बिहार से सुप्रीम गुंडों को यहां पर बुलाया गया है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव तो जीत गई आप, तो आपको जिताया किसने फिर? चुनाव तो जीत गई आप। अगर आप आरोप लगा रही थी कि सब कुछ मैनेज है, तो सारा कुछ मैनेज करके टीएमसी को जिताया गया है। जवाब आपके पास? क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिएगा तो। 2021 में भी आपने यही कहा था, यूपी बिहार से लोगों को बुलाया गया है टीएमसी को हराने के लिए। सब कुछ लगा लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। जीत गई आप। 100% है कि इस बार की सरकार तृणमूल कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जो बात सत्य है वो तो टीवी में आकर हम कहेंगे ना, ताकि जनता देखे, ताकि पश्चिम बंगाल को मॉडल लेकर ना दूसरे राज्यों में भी इलेक्शन हो। ठीक है। पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल सेट किया जाए। मैं दानिश जी आपके पास आ रहा हूं। दानिश जी, चूंकि एसआईआर और मुस्लिम मतदाता ये बड़ा मुद्दा बन गया है, आपने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं? 19 टोटल 19। मतलब क्या डर था कि पिछली बार नकार दिए गए इसलिए इतने कम उतारे, या फिर भरोसा नहीं है, क्या है? पिछले बार मैं खुद कैंडिडेट था 2021 में, और फिर पार्टी ने मुझे भरोसा देकर दोबारा कैंडिडेट बनाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंख डालकर बात करने की जरूरत की है, ताकत की है, हिम्मत की है, हिमाकत की है। इसीलिए शायद आज हम लोगों को पार्टी ने फिर से भरोसा किया है। अच्छा, रजिया गुंडों में फंस गई वाली स्थिति है मुसलमानों की क्या? देखिए सर, मुसलमान वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसे घुसपैठियों का नाम देकर एसआईआर के नैरेटिव को सेट कर बदनाम करना चाहती है, करे। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें संविधान पे भरोसा है और इस देश का उच्च न्यायालय उसका सम्मान करते हैं, उसकी राय का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि ये रोहन गुप्ता जी और सोफिया खान जी, इन दोनों पे आऊंगा मैं। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी के पास जाता हूं। वो बार बार बोल रहे थे 90 लाख एसआईआर में नाम कटे हैं, उनमें घुसपैठिए हैं। तो आप बताइए सर, ये रोहन गुप्ता जी डिसाइड करेंगे कि कौन घुसपैठिए हैं कौन नहीं है, या फिर अदालत के ऊपर छोड़ देते हैं कौन घुसपैठिए है कौन नहीं है? ये इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और जब भी इलेक्शन आता है तभी रोहन गुप्ता जी को एसआईआर मुद्दा क्यों याद आता है, तभी यूसीसी क्यों याद आता है, तभी ट्रिपल तलाक क्यों याद आता है, तभी लव जिहाद क्यों याद आता है, तभी जिहाद नाम का शब्द इनके पास क्यों आता है, तभी इनको पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी क्यों होने लगती है, तभी इनको बांग्लादेश क्यों याद आता है? सर रोहन गुप्ता जी से पूछिए। ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का तार कहीं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली, कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली। रोहन गुप्ता जी, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। देखिए, आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा और मैं उसका बिल्कुल सीधा उत्तर देता हूं। 570 किलोमीटर की बॉर्डर पे हमारे जवानों को बॉर्डर की फेंस बिल्ड नहीं करने की परमिशन नहीं देकर क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपने बॉर्डर ही खुली छोड़ी है तो क्या होगा? और जो नाम कटे हैं, क्यों कटे हैं? उनके पास वैध सबूत नहीं है। इसे बीच में आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और आज एग्जांपल दे रहा हूं, इनकी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए। इनके कलकत्ता के मेयर है फईद, उन्होंने क्या कहा कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। इस हद तक इनकी तुष्टीकरण है, तब संविधान आपको याद नहीं आता? एसआईआर की पूरी प्रक्रिया संविधान के तहत, तो तब संविधान याद नहीं आता। और आप इस हद तक चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाने गए, तब आपको संविधान नहीं आता। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं तो आपको संविधान पे भरोसा कैसे? और आपने सही पूछा प्रत्युष जी, अगर जीतेंगे तो क्या, तो जनता, और हारेंगे तो क्या, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि आपके वोट कट गए 90 लाख, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? और फिर भी आप बोल रहे हैं जीतेंगे, तो फिर वे गलत कैसे वोट कटे? दोनों बाजू काम नहीं हो सकता है। ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। और आखिरी बात, बिहार में जो प्रत्युष जी हुआ कि जो वोट कटे, जो लोगों को भी वोट कटे, अगर वैध थे उनके नाम आ गए, उनके लिए इश्यू नहीं था। जिनके वोट कट गए, वो जो फर्जी वोटर थे, जो थे ही नहीं, उनके लिए इश्यू नहीं था, और इसलिए परिणाम ये आया। आप ऐसे मुद्दे उठाइए
कि जहां जनता के पास आपको जाने में वो आपके एंटी इनकम्बेंसी है, आपने महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, जो पश्चिम बंगाल को आपने 50 साल पीछे कर दिया। ये मुद्दों से बचने के लिए आप इन मुद्दों के पीछे मुखौटा बना के अपनी राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, पर इस बार नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल की जनता जाग गई है कि इस बार आपको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया। बाकी वापस चैलेंज के साथ कहता हूं प्रत्युष जी, अगर एसआईआर के सामने विरोध है तो हर रोज जब बुलेटिन आता था 5 वैध एप्लीकेशन भी टीएमसी ने फाइल नहीं की है, तब बड़ा हुआ क्या कर रहे हैं आप, लेके जाइए ना। अगर 27 रोहन मित्रा जी, आप करिए, क्योंकि आज डिबेट में दो रोहन है। रोहन मित्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, राम बाबू जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं राजनाथ सिंह का एक बयान एक बार सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा है टीएमसी के बारे में। 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों को बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों भाइयों, या हत्या, लूट, अपहरण, ये सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कहती क्या है ममता दी? कहती हैं कि बंगाल में हिंसा होती है, राम, श्याम और बाम के कारण होती है। मैं मानता हूं बाम के कारण होती है, लेकिन बंगाल की धरती पर हिंसा राम और श्याम के कारण नहीं हो सकती है। ममता जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। राम, श्याम और बाम, मैं राम बाबू जी आप ही से पूछूंगा, क्योंकि बाम का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट पर सीधा आरोप किए हिंसा का सहारा लेती हैं। यह अलग बात है कि बंगाल में अब आपका नाम लेवा भी खत्म। राम बाबू जी, आवाज जा रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी जी। प्रश्न क्या है आपका? राम, श्याम और बाम, ममता बनर्जी का एक बयान था, यह पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान दिया गया बयान था कि ये लोग जीतते हैं हिंसा से चुनाव, टीएमसी नहीं जीतती। देखिए, ये सब जितनी बातें हैं, ये सब लोग वो काम करते हैं। चुनावी प्रक्रिया में कोई भी राजनीतिक दल यह दावा अगर करता है कि वो इन हथकंडों का इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। पैमाने का फर्क हो सकता है कि किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। हिंसा का सहारा, हिंसा का सहारा, इसलिए, और खास करके जब हिंसा का सहारा, बिल्कुल हिंसा का सहारा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हिंसा का सहारा लेते हैं। आपने बड़ी बात कह दी, आपने कहा सभी दल करते हैं, मतलब लेफ्ट भी करती है, टीएमसी भी करती है, सभी दल, मतलब लेफ्ट भी उतने दिन तक शासन में थी तो हिंसा के सहारे थी। किसी न किसी रूप में ये, चूंकि जब हिंसा का माहौल होगा तो हिंसा का प्रतिकार में हिंसा भी होती है। सवाल ये है कि ऑफेंसिव हिंसा कौन सी हुई और उसके जवाब में बचाव में भी हिंसा की कार्रवाइयां होती है। इसी हाँ, यस, जिस तरह से समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा रहा है, उस धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं जितना समझ पाया राम बाबू जी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो भी कहा आप लोगों के बारे में बिल्कुल सही कहा, यही है ना? आप कह रहे हैं सभी सहारा लेते हैं, राम, श्याम, बाम तीनों हिंसा के सहारे चुनाव जीतते हैं, आपके मुताबिक सही है ये? जरा रोहन मित्रा जी जवाब दे दीजिए कांग्रेस से। नहीं, वो श्याम आप ही के लिए था, राम, श्याम और बाम। जी जी। देखिए, इसमें तो राजनाथ सिंह का बयान में 50 साल का बात किया कि 50 साल से ऐसा चीज हो रहा था। जी भी वो काम करती है। तो आप समझ, एक मिनट सर, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आपके इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, ये वायलेंस, जो पॉलिटिकल वायलेंस, ये पूरा टीवी शो में हम लोग कोई डेवलपमेंट या परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बात नहीं किया, कोई गवर्नमेंट के बारे में। हम लोग एक तरफ टीएमसी ने ऐसा बयान दे दिया कि वो आज शो का वायरल तो वही होंगे, उसका ही चर्चा होने लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के लेके। देखिए, कोई मुद्दे वाला बात तो हुआ नहीं। एसआईआर लेके हम लोग का एक ही मुद्दा था, मैं जो आप बोलने नहीं दिए, कि हम लोग को इसको कौन किसको वोट देता है मेरे को पता नहीं है। मेरे को वोट देता है या टीएमसी को वोट देता है, बीजेपी को देता है या लेफ्ट, लेकिन एक भी जायज वोटर अगर नाम लिस्ट से बात जाता, इसको लेके हम लोग को दिक्कत था। हम लोग इसको पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं करने वाले थे। हम लोग नहीं बोले कि 2 करोड़ को हटा दो या 1 करोड़ को वापस लेके आओ। हम लोग पहले दिन से बोले कि जो गलत है उसको निकालो, लेकिन जो सही है, जैसे हम लोग के कैंडिडेट जिसको आप निकाले थे, उसके पास रिसोर्सेज थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सका, ट्रिब्यूनल में अभी अपील किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ट्रिब्यूनल के बारे में समझ नहीं है, जिसको अभी पता भी नहीं चलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आप अवेयर कीजिए ना, सर आपने अपने कैंडिडेट को अवेयर कर दिया, लोगों को भी कर दीजिए।
क्यों नहीं करते? अरे करेंगे ना, बट टाइम कहाँ है सर, इतना कम टाइम सर फिर तो सर ये इल्जाम गलत है ना सर, फिर तो ये इल्जाम गलत है कि गलत तरीके से नाम काटा जा रहा है। अगर गलत तरीके से नाम काटा जा रहा होता तो आपके कैंडिडेट का नाम नहीं जुड़ता। बोलिए ना सर। अरे सर गलत, वो तो निकल गया था ना, उसको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, उसको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, ट्रिब्यूनल में जाके सुप्रीम कोर्ट में लॉयर और चुनाव आयोग की मंशा और निष्पक्षता पर संदेह हो, आप समझ लीजिए ये ऐसा प्रोसेस है, ये दावा कर लेना कि नाम गलत काटे जा रहे हैं, में जाना पड़ा, सही काटे जा रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? प्रत्युष जी दो चीज, ये मुद्दा एक भी घुसपैठिया नहीं निकाल पाए थे, सुप्रीम कोर्ट का बंगाल में घुसपैठिया निकाल रहे हैं, वापस और भी आ सकते हैं, 27 लाख वापस आ सकते हैं। मैं ऋतुराज झा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अब विज्ञान सर इस डिबेट को सुन रहे हैं। सर आज राम बाबू जी ने जो बात कही है सर, राम बाबू जी ने जो आज बात कही है सर, बहुत ही साफगोई से कही है, सैल्यूट करता हूं मैं इनको। इन्होंने कहा कि कोई भी दल आकर कह दे कि वो हिंसा का सहारा नहीं लेता, वो झूठ बोलता है। हर कोई हिंसा का सहारा लेते हैं। आज इन्होंने साफगोई से मान लिया कि अगर लेफ्ट की सरकार वहां पर इतने सालों तक रही तो हिंसा का सहारा लिया चुनाव में। आप ही ने कहा है राम बाबू जी, अभिज्ञान सर बहुत साफगोई से कहा इन्होंने। नहीं, मैं तो सबके बारे में कह रहा हूं, हिंसा का सहारा ममता बनर्जी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंसा का सहारा ले रही है, राम बाबू सर एक सेकंड, उन्माद का सहारा ले रही है, धार्मिक कत्लेआम मचा रही है। एक सेकंड, तो जो अभिज्ञान सर, हाँ जो उन्होंने कहा है ये लेफ्ट की अपनी पोजीशन है, तो वो उनकी बात सही है। मैं जल्दी से 10 सेकंड का पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की बहस है। मैं सर्वोच्च अदालत की बहुत इज्जत करता हूं, सालों साल मैंने पीएमओ और सीबीआई कवर की और ऐतिहासिक फैसले देखे सर्वोच्च अदालत से। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी तब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए क्या कहा था कि इट लुक्स लाइक अ केज्ड पैरट, यानी कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह लगती है। ये तब की एजेंसी के लिए कहा था, इस समय की एजेंसी के लिए नहीं, सीबीआई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह हिंसा के चुनावी दौर से गुजरी है, लेकिन साथ में यह भी बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से चुनाव कराए गए हैं पिछले कई दशकों में, स्वाभाविक तौर पर हिंसा जो हम लोगों ने देखा 90 के दशक में खास तौर पर, तो उससे बहुत कम हुई है चुनावी हिंसा। इसको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो यूनिलैटरली मतलब एक तरफा किसी पर कोई आरोप लगा देना मेरे हिसाब से किसी भी संस्थान पर सही नहीं है। सर हिंसा किसी भी लिहाज से सही नहीं है, गलत है, बहुत ही दुखद है, लेकिन इन्होंने आज कड़वे सच को आज सबके सामने इन्होंने कबूला है राम बाबू जी ने। ऋतुराज झा जी, क्या ये नाम जितने लोगों के कटे हैं, इससे पहले भी देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, उस वक्त भी जितने नाम कटे थे उस वक्त भी कटे थे और आज भी कट रहे हैं, क्या यही नाम तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? बाकी जिनके नाम इसमें जुड़े हैं वो तय नहीं करेंगे? ऋतुराज झा जी। प्रत्युष जी, आजाद भारत में आज तक कभी भी एसआईआर के दौरान 12% वोट, लगभग 90 लाख वोट कभी नहीं कटे। 2-3-4% देखो कट सकते हैं, डेथ केस में कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई चला गया, लेकिन आप सोचो आज जो है सो बहुत सारे पत्रकार जमीन पर जाकर जो आपके साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई पासपोर्ट लेके खड़ा है, कोई जमीन के कागज लेके खड़ा है, 1947 के पेपर लेके खड़ा है जिनके नाम काट दिए गए हैं। ये क्रोनोलॉजी को समझिए। आजाद भारत में पहली बार किसी चुनाव आयोग के ऊपर में, चुनाव आयुक्त के ऊपर में इतने बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले इन्होंने कानून बदला ताकि चुनाव आयोग के ऊपर में, आयुक्त के ऊपर में कोई केस नहीं हो सकता है। फिर चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग है, निष्पक्ष नहीं है। चुनाव पहले बोलने दीजिए। चुनाव आयुक्त को चुनने की पूरी प्रक्रिया को बदली गई ताकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल विंग बन करके काम कर सके। वही कर रही है। आप जब देखते हो ना कि पन्ने के ऊपर में भाजपा का ठप्पा लग करके आता है, यह महज सहयोग नहीं है, कोई टेक्निकल एरर नहीं है, पूरी तरीके से कब्जा लिया गया है। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। पूरी दुनिया में भारत की थूथू हो रही है, हमारे डेमोक्रेसी की थूथू हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने मजाक बना दिया है, पूरे लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। तो आप सोचिए कि चुनाव से 10 दिन पहले ऋतुराज जी मतलब
ऋतुराज जी, नहीं, बात पूरी करने दो। हाँ, बात पूरी करने दो। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली में 48,000 वोट काट दिए गए। दिल्ली से शुरू किया था इन्होंने, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, बंगाल गए, वही खेल चल रहा है। आप मुझे बताओ, एसआईआर करो, एसआईआर करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन आप एसआईआर के नाम पर जो ये घिनौनी हरकत कर रहे हो, आप चुनाव से 10 दिन पहले जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, कौन से ट्रिब्यूनल में जाएंगे बताइए, और कौन सी ट्रिब्यूनल आपने बनाई है बताइए, कहां जाएंगे गरीब लोग? आप लोगों ने वोट देने का अधिकार छीन लिया, ये तो फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज इस देश के रोहन गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, मतलब इनके मुताबिक इस देश में जितने भी चुनाव होंगे सारे चुनाव बीजेपी जीतेगी। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन गई, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार बन गई। एक कहावत है, खीसियानी बिल्ली खंडा नोचे, ठीक है, खंबा नोचे। दिल्ली में बुरी तरीके से हार गए। एक बार भी बताइए कि उन्होंने ये कोई मुद्दा उठा। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ऐसे डिबेट नहीं करते हैं, ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्यों आपको घबराहट हो रही है? आपने अपनी बात रखी, मुझे अपनी बात रखने दे रही। देख रही है, जनता देख रही है। आप क्यों बौखलाहट है? हार गए वो तो हकीकत है। आपके जो शीर्ष महल ने आपको चुनाव प्रतिनिधि इनको चुप करवाई। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर। ऋतुराज जी, मैं कुछ नहीं बोला। ऋतुराज जी आपने नहीं, ऋतुराज जी अगर आपने आरोप लगाए तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, इनके शीश महल ने इनको चुनाव हराया। पूरे इलेक्शन में प्रत्युष जी, क्या वोटर लिस्ट की कोई बात आई दिल्ली में? नहीं आई। आज हारने के 1 साल के बाद में उनको याद आ रहा है कि भैया हम भी उस कारण हारे। भैया जनता का मूड समझिए। आम आदमी बन के शीश महल बनाएंगे तो जनता यही हाल करेगी। घर पे दारू की डिलीवर करेंगे तो जनता यही हाल करेगी। अभी भी जोर जोर से चिल्लाने से, लोकतंत्र की दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। आपने जनता के विश्वास के साथ में धोखा किया। एक आम आदमी समझ के आपको जनता ने सर पे बिठाया 10 साल तक, उसके विश्वास के साथ आपने धोखा किया, उसका फल मिला है। ये एसआईआर के बहाने छोड़ दीजिए। मैं सारी पार्टियों से कहता हूं, वही पार्टियां बहाना निकालती है कि जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में 10 साल आपको शासन का मौका मिला। जमीनी स्तर की हकीकत देखिए, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या आपने काम किए? आपको मालूम है कुछ काम नहीं किए, तब जाके आपको ये बहाने निकालने पड़ते हैं। और शर्म की बात है, उस डिबेट में बैठा हूं कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिया गया। इतनी हिम्मत आ गई। आप नफरत फैलाते हैं। मैं सोफिया खान जी का रुख करना चाहूंगा। सोफिया खान जी, आपकी पार्टी कहती है कि भाई आप मुसलमानों के लिए आपने बहुत कुछ किया। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी, जिनको मुसलमान वोट देते हैं, झोली भर भर के देते हैं, उनमें से कितने को आपने इस बार उम्मीदवार बनाया है? देखिए, हमने कितने को उम्मीदवार बनाया ये मैटर नहीं करता। बोल दीजिए। मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार सबका। अरे मेरा जो सवाल था वो नहीं, यहाँ पर चूंकि AIMIM भी है, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया। भाई जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, उन्होंने वहां से कितने को प्रतिनिधि बनाया है चुनाव लड़ने के लिए? बताइए ना, उम्मीदवार बनाया। सुनिए, आप बीच में काट देते हैं मुद्दे पर। जब आना सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं सवाल तो फिर दोहराऊंगा। पश्चिम बंगाल में सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली ये। अरे आपको अपने कैंडिडेट के बारे में नहीं पता है, दूसरों की ज्यादा चिंता है। मुसलमान को नहीं दिया। कैंडिडेट कितने? अगर मैं गलत हूं तो टोक दीजिएगा। मात्र 47। अरे भाई, आप नहीं बोलने देंगे तो क्या बोलूंगी मैं? 30 सेकंड तो दीजिए, 30 सेकंड के बाद आप अपना बात बोलिए। अगर मैं गलत हूं तो कितने उम्मीदवार? एक भी उम्मीदवार जो है भाजपा ने नहीं दिया। नहीं दिया, शून्य दिया। मैं जा रहा हूं उनके पास भी, लेकिन आपको दे दीजिए अपना जवाब। अरे हमारे तो 47 है, हमारे छोड़िए ना। वो एक भी क्यों नहीं देते हैं? क्या ये ट्रिपल तलाक में महिलाओं के लिए लड़ाई करते हैं? एक महिला को ही दे देते ना, एक महिला को ही दे देते। आज पश्चिम बंगाल मुसलमान नहीं है, मुसलमान का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, पूरे देश के साथ कर रहे हैं। क्या किया है? वकाफ का जब आंदोलन हो रहा था, तब ये लोग क्या बोला? वकाफ का प्रॉपर्टीज रजिस्टर कितना हुआ है? सब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। सारे 3 कितने नौकरी मुसलमान के लिए किया है? कितने स्कूल मुसलमान के लिए खुला है? ये लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं, मुसलमान के लिए करते क्या है ये लोग? हम लोग 30% हम लोग अपना नॉमिनेशन मुस्लिम कैंडिडेट को दिए हैं। मैंने आपको बताया 47 तो आपको याद आया, 47 वरना आपको भी नहीं पता।
मैंने आपको 47 बताया तो आपको याद आया 47, वरना आपको ये भी नहीं पता था कि आपने कितने मुसलमानों को सीट दी है। मैं सोफिया खान जी आपने देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़े किए। मैं नहीं, एक सेकंड सोफिया खान जी, आपने देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल खड़े किए हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। सोफिया खान जी आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने देश की अगर सर्वोच्च न्यायपालिका पर अगर आपने सवाल खड़े किए तो आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी तो सबसे पहले भाजपा के लोगों को मांगनी चाहिए जो आए थे। इस डिबेट में सभी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। किसी ने सर्वोच्च अदालत पर सवाल नहीं खड़े किया, लेकिन आपने कहा कि आपको यकीन उस पर भी नहीं रहा। कभी किसी ने नहीं किया, कभी नहीं हुआ इस डिबेट में। नहीं, देश के आपको माफी मांगनी चाहिए सोफिया जी, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। ये एनआरसी का विरोध करने वाले लोगों पर गोली बरसा रहे थे ये लोग, उसके ऊपर तो आप नहीं कहेंगे। मैंने अभी कहा निष्कांत दुबे वो सीधे प्रश्न उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे सवाल, सुप्रीम कोर्ट को कैसे आप सवाल उठा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट पर क्या? आप बाकी सब सवाल उठाइए। सुप्रीम नहीं, आप सीबीआई पर सवाल उठा रही हैं, आप ईडी पर उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम आप छोड़ दें। आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने के लिए माफी मांगिए पहले। आपको माफी मांगनी चाहिए सोफिया जी, आपको माफी मांगनी चाहिए प्रत्युष जी, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम सभी को देश की सर्वोच्च अदालत पर पूरा भरोसा और पूरा यकीन है। प्रत्युष जी, या उनसे ये बुलवाइए, उनकी पार्टी का ऑफिशियल बयान है, या तो माफी मांगे, क्योंकि ऑफिशियल बयान पार्टी का होता है तो पार्टी से जवाब लेंगे, या इंडिविजुअल बयान है तो माफी मांगे। उनको तय करने दीजिए क्या करना है। हमें केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आप माफी मांगिए पहले, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए कि जो भी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं उसे वापस लेती हूँ। आप माफी मांगिए, उनकी मजबूरी है। माफी मांगिए पहले, एक मिनट पहले माफी मांगिए, उनके ऊपर रेड करवाते हैं। पहले माफी मांगिए। सुप्रीम कोर्ट के अपमान के लिए माफी मांगिए। आप माफी मांगिए पहले। सुनिए, मैं क्या, ये आपका बयान है या पार्टी का बयान है? ये आपका बयान है या पार्टी का बयान है? आपका बयान है या पार्टी का बयान है? आपका बयान है तो माफी मांगिए, नहीं तो बताइए पार्टी का स्टैंड है। दो में से एक चीज बताइए। आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता देख रही है कि आप अपनी राजनीति में किस हद तक नीचे गिर रही है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, कभी किसी ने भी, किसी पार्टी ने, विपक्ष ने कभी सवाल नहीं उठाया। ये पहली बार ये डिबेट में देख रहा हूँ। अगर आपकी गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए, अगर गलती नहीं है तो बताइए कि आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। दो में से जो तय करना आप कर लीजिए, पर ये छोटी बात नहीं है। आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया है, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये गंभीर मामला है। आप माफी मांगिएगा या नहीं सोफिया जी? पूरा वक्त मिला आपको, आप माफी नहीं मांग रही। हमें माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, जनता सब देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।